सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अनाउंसमेंट वीडियो देख ही लिया था कि दोस्तों हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 सब्जेक्ट के 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें आपको 6 वीडियो कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं, जिसमें हर चैप्टर के लगातार वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज हो, क्वेश्चन नंबर 1B के 1 मार्क्स को, क्वेश्चन नंबर 2A की एक्टिविटी हो, और ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कराएंगे, जो कि कुछ प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चंस भी है, कुछ क्वेश्चन बैंक जो पहले से आता था उसके भी है। तो ये जो कंटेंट जो कि आप अभी थोड़ी देर में देखोगे, ये सारे कंटेंट जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो कि एक टाइम पे हमारे ऐप के ऊपर एक बैच था जिसका नाम है परिश्रम बैच, उसके कंटेंट है। तो हमने ऑलरेडी उस लॉन्चिंग वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे हम उस जो ऐप के कंटेंट है उसको हम इस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, जो कि बहुत पहले बनाया था। तो ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल हो चुका है उस चीज़ को, लेकिन ये जो वीडियो आपको देखने अभी मिल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चैप्टर्स के वीडियोस देखेंगे एक एक करके, तो फटाफट से देखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 के ऐसे लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो देखना स्टार्ट कीजिए और जरूर से हमें सपोर्ट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को हमारे इन वीडियोस को जरूर से शेयर कीजिए और उनको बोलना इसको देखिए, अच्छे से रिवीजन कर ले, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स, और इस चैप्टर में कई सारी चीजें हैं, चाहे वो मीन हो, चाहे वो आप लोग का मीडियन हो, मोड हो, इसके बाद हिस्टोग्राम हो, पॉलीगॉन हो, या फिर पाई चार्ट, पाई डायग्राम हो। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमने लेक्चर्स के दौरान भी आपको पढ़ाए होंगे, आपने देखा होगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं ये सभी चीजें। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1A जो आता है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन भी दिया होता है। तो अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो ये कैसे आ सकता है। द क्लास मार्क ऑफ क्लास 15 to 20 इज डैश। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मार्क। कभी भी आपको कोई क्लास दिया होता है तो क्लास मार्क होता है उस चीज का एवरेज, या फिर आप बोल सकते हो मिडल, ठीक है। जो क्लास मार्क होता है, कभी भी याद रखना, कोई भी चीज का अगर मिडल हमें अगर निकाल लिया हम लोग ने, तो वो क्या होता है, उसी चीज का वो क्लास मार्क होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो हमारा क्लास मार्क हो जाएगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 15 और 20 के बीच का मिडल। 15 है और 20 है, इसके बीच का मिडल क्या आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 15 + 20 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 17.5। तो ऑप्शन में देखो 17.5 है क्या, यस बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लास मार्क का मतलब होता है बीच का टर्म, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज निकाल लो, दैट इज दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका बेस्ट तरीका है, क्लास मार्क आ जाता है। क्लियर, ये हो गया पहला। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लास मार्क के लिए, ये 15 से 20 की जगह पे हो सकता है कुछ और नंबर हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। अब यहां पे आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, इफ अज्यूम्ड मीन a इज इक्वल टू 57.5, ठीक है। अब अज्यूम मीन है, ठीक है। अब अज्यूम मीन दिया हुआ है आपको 57.5, चलो ठीक है मान लिया। FI जो कि दिया हुआ है -10, ठीक है, और समीशन ऑफ FI जो दिया है वो आपको दिया हुआ है 80। तो हमें पूछा है फाइंड द मीन, मीन कितना आएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो मीन कैसे निकाला जाता है। देखो हम लोग को पता है कि हमने जब आपको पढ़ाया था, आपको याद भी होगा, तो मीन जो निकालते हैं उसका 2-3 तरीका होता है। पहला डायरेक्ट मेथड से निकाला जाता है, दूसरा आपका स्टेप डेविएशन होता है, या फिर अज्यूम मीन बोल लो, तीसरा आपका स्टेप डेविएशन होता है। 3 मेथड्स होते हैं। यहां पे आपको अगर आप देखोगे तो FI जो DI दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और हम जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले रहा हूं, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन। यहां पे मैं एक पेज ले रहा हूं, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन मैंने एक पेज ले लिया। सेकंड का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें अज्यूम मीन दिया है, a का वैल्यू 57.5 दिया है, तो a का वैल्यू है 57.5, ये मैंने लिख दिया। दूसरा चीज जैसे आपको दिख रहा है यहां पे समीशन ऑफ FIDI -10 दिया हुआ है, समीशन ऑफ FIDI जो कि -10 दिया हुआ है, और बाजू में समीशन ऑफ FI जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है, ठीक है। ये इतने सारी चीजें हमें उन्होंने रखी है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो FIDI दिया है, FI दिया है, तो हमें ना D बार मिल जाता है इससे। तो D बार इज नथिंग बट समीशन ऑफ FIDI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI, ये हमारा फॉर्मूला है। तो FIDI अगर आप देखोगे तो -10 है, डिवाइड बाय 80 कर लो, तो ये हो जाएगा -1/8, जिसका वैल्यू आ जाता है 0.525। 1 को 8 से डिवाइड कर लोगे तो आपका 0.125, माफ कीजिएगा 0.125, ये इसका वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आया, D बार का आया, ठीक है। लेकिन हमें तो मीन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखोगे हमें बोल रहे हैं मीन निकालो, तो मीन के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप ध्यान दोगे, आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा, तो ये अज्यूम मीन का मेथड है ना। तो मीन निकालने के लिए, मीन जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, तो ये होता है a + D बार, ठीक है। यहां पे a का वैल्यू 57.5 इन्होंने दे रखा है, 57.5 दे रखा है,
ठीक है, इसको मुझे डी बार से प्लस करना है, डी बार का वैल्यू माइनस है, तो दैट इज नथिंग बट क्या करना है आपको, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 0.125 और इन दोनों का माइनस कर लो तो 57.5 से 0.125 जब माइनस करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि मिलेगा 57.375। माइनस करके देख लो बच्चे लोग, यही आएगा। तो 57.375 हमें वैल्यू आया। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं क्या 57.375, 57.375 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 57.375। दिस इज योर फाइनल आंसर। एज यू कैन सी हियर, हमारा जो हमने सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया, वो इससे मैच हो गया है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके एग्जाम्स में भी आपको या तो एफ आई एक्स आई दिया रहेगा या तो एफ आई डी आई दिया रहेगा, जो भी है आपको वैल्यूज दिया रहेगा, बस आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तीनों मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूलेज याद रहेंगे, वो फॉर्मूले को डालना है और कैलकुलेट करने में अगर मीन पूछा है या फिर कुछ और अंदर की चीजें पूछी हुई है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये तो हमारा रफ है। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी जनरेट होंगे जो कि आपके क्वेश्चन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चेकआउट करते हैं इसको। देखो अभी ध्यान से, अगर आप देखोगे यहाँ पे, फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ डोनर्स एज पर द ब्लड ग्रुप, द सेंट्रल एंगल फॉर द ग्रुप ओ। हमें पूछा है ग्रुप ओ जो है, यानी ये है आपका ग्रुप ओ, इस ग्रुप ओ का हमें सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें जो चीज दी हुई है वो है परसेंटेज ऑफ पर्सन। तो 60% दिया हुआ है। और आप एक चीज जानते भी होंगे, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि सेंट्रल एंगल, जिसको हम लोग थीटा भी बोलते हैं नॉर्मल तौर पे, ठीक है ना, थीटा भी बोलते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360। तो नंबर ऑफ स्कोर अगर आप देखोगे तो परसेंटेज कितने हैं इसमें, 60% लोग हैं, टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है, और इसको 360 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और 36 को आप 6 से जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा जो कि मिलेगा 216, 216 डिग्री। तो ऑप्शंस अगर आप चेक करो तो चलो ऑप्शंस में देख लेते हैं। 216 दिया हुआ है क्या, देखो ये 216 दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। कितना इजीली निकाल लिया, करेक्ट है। सिर्फ ओ का पूछा था, अगर ए का पूछा होता तो आप 20 देते, यहां पे 20 लिखते, बी का पूछा होता तो 15 लिखते यहां पे, और ए बी का पूछा होता तो यहां पे 5 लिखते, बस फर्क उतना है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, बाकी आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सिर्फ ओ का पूछा है तो हमने सिर्फ ओ का ही निकाला, जो कि 216 डिग्री आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल था। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने मिल सकते हैं आपको अपने एग्जाम्स में। चलो एक और देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लास मार्क इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड डैश। मीन निकालने के लिए फॉर्म काम आता है क्या क्लास मार्क, ग्रुप। तो पहली बात तो आपको एक चीज दिख जाएगा, यहां पे बोल रहा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा किसमें होता है, मीडियन के दौरान। अगर आपने पढ़ाई की है थोड़ी भी, तो मीडियन जब आप कैलकुलेट करते हो तो वहां पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी आता है, दैट इज द मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वर्ड है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन को डिनोट करता है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन। इसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा, मीडियन इज फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं विद ऑप्शंस। ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, आप उसको टिक मार्क, मतलब जो सही आंसर है उसको आप सही करके लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1A देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है वो होता है सॉल्व करना, सॉल्व द फॉलोइंग होता है। अब इसमें आपको 1 मार्क्स के लिए करना है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो चलो देखेंगे। अब सबसे पहले यहां पे देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1। यहां पे क्या बोल रहा है, मीन दिया हुआ है हमें, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8.1 मेरा मीन दिया हुआ है। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू दिया हुआ है 132, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू दिया हुआ है 132, आगे भी लिखा हुआ है कुछ तो प्लस 5K। यानी देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने आपको मिल सकते हैं, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो 132 प्लस 5K ऐसा एक समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू दिया हुआ है, और साथ ही में हमें समीशन ऑफ एफ आई जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो हमें 20 दिया हुआ है। हमें पूछा है देन फाइंड द K, ठीक है, हमें एक चीज पता है मीन, तो मीन मुझे अगर पता है तो मीन का एक फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। मीन का वैल्यू मुझे पता है 8.1 इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 132 प्लस 5K, ठीक है, ये वैल्यू पता है, होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई का वैल्यू है 20। ये 20 को इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना हो जाएगा करके देखो, देखो ये 81 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, कितना हो जाएगा 162 हो गया, इज इक्वल टू 132 प्लस 5K, ठीक है, समझा। अब 132 को इधर ला दो तो 162 माइनस 132 कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो 30 इज इक्वल टू 5K बचा, 30 इज इक्वल टू 5K। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल जा रहे हैं हम लोग। देखो 132 इधर आ जाएगा ना, 162 माइनस कर देगा उसको तो 30 बचेगा यहाँ पे, तो 30 इज इक्वल टू 5K, तो देयरफॉर K का वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, K विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 5, ठीक है, समझ में आया।
k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इधर गया तो 30 डिवाइड बाय 5 हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इतना इजीली आ गया, k का वैल्यू हमने निकाल लिया। 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस आएंगे या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी डाल सकते हैं, भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे आपको अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। यहां पे पूछा है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 55 to 60। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्लास मार्क इज नथिंग बट योर द मिडल इंटरवल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिडल टर्म होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लास मार्क जो होता है, ठीक है, क्लास मार्क इज ऑल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटर वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल होता है उसका जो बीच का वैल्यू, सेंटर वैल्यू होता है, वही तो होता है मेरा क्लास मार्क। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्लास इंटरवल 55 to 60 है, तो इसका अगर मुझे क्लास मार्क निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, इसका एवरेज करना पड़ेगा। तो 55 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये हो जाएगा 115 डिवाइड बाय 2। 115 का डिवाइड बाय 2 करके देख लो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 7 जा 14.5, ठीक है, 57.5 इज योर आंसर। तो आपका क्लास मार्क कितना आ गया, क्लास मार्क इज इक्वल टू 57.5। ठीक है, क्लियर, सिंपल। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस के देखो, क्लास मार्क का एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने देख लिया, यहां पे भी देख लिया, मतलब क्लास मार्क के पूछने के चांसेस है। आता है बच्चों को तो क्लास मार्क तक निकालने नहीं आता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर जैसे मैंने बोला पिछले 2-3 साल नहीं था, तो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन जितना हम कोशिश कर रहे हैं उतना हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो अगले क्वेश्चंस में क्या बोल रहे, राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम लोग मोड निकालते हैं, एक मेथड है मोड निकालने का। सबसे पहले जब मोड निकालते हैं, जिस भी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होता है वही होता है मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मॉडल क्लास क्या हो सकता है, ठीक है, यहां पे मॉडल क्लास क्या होगा, तो यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है, चेक करो, इसके पास 30 है, 35 है, 40 है, 75 है, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 75 ऑफ किसका है वो, ऑफ क्लास इंटरवल, ऑफ क्लास इंटरवल 25 से 30, 25 से 30 क्लास इंटरवल का मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 75। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, हमें क्या पूछा है, मॉडल क्लास, तो इसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। देयरफॉर मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 25 से लेके 30, यही मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। समझ में आया, तो मॉडल क्लास इज 25 से 30। करेक्ट है, कितना सिंपल था, 1 मार्क्स के लिए आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे कुछ टेबल्स, आपको उसमें से मॉडल क्लास जो है कैलकुलेट करना है, तो जिसका भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उस क्लास इंटरवल को ही मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं आगे, जो कि अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2A। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो आपका एक फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी तो चलो ठीक है, मतलब हो सकता है फ्रीक्वेंसी बेस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन जो मेरा मानना है, जो कैलकुलेशन का जो मेरा मानना है, वो हमेशा से मैंने नोटिस किया है कि जो क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है ना, वो एक्टिविटी बेस में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका बॉक्सेस बनाए जा सके। तो नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो कुछ कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है ना, ये एक पॉलीगॉन है जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर कट, ठीक है, पॉलीगॉन दिख रहा है। अब ये पॉलीगॉन में नीचे की तरफ आप देखोगे तो बहुत सारे टेबल्स जो है वो खाली है, मतलब बॉक्सेस खाली है कि यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। ठीक है, अब ये जो बॉक्सेस खाली है इसमें आपको बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट ऑन करना है, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए ना पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। तो दिस इज द पॉलीगॉन। ठीक है, कैसे निकलता है, क्लास आपको दिया होता है, क्लास मार्क आपको निकालना होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्लास दिया हुआ है 18 to 19, इसका क्लास मार्क इसका आधा हो जाएगा, मतलब इसके बीच का वैल्यू 18.5। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को बाजू बाजू में लिख दो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसा, वैसे आ जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 19 से 20 मेरा क्लास है, तो इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 19.5। ठीक है, 19.5 क्लास मार्क हो गया। ठीक है, फिर इसका काम खत्म। अब यहां पे देखो ये क्लास इंटरवल है 20 से 21, इसका क्लास मार्क हो गया 20.5, इसका फ्रीक्वेंसी 15 दिया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 20.5 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20.5 और कॉमा 15, ये उसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। ये जो क्लास मार्क होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, यही दोनों के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, तो हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, तो ये क्लास मार्क का बॉक्स है, तो 20 और 23 के बीच में क्या है, 22.5 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका क्लास मार्क। और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये तो 22.5 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 70 नीचे दिया हुआ है, लिख दिया। कितना इजी था, मिल गया 2 मार्क्स। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितना इजी था, 4 डब्बे खाली थे, बस 4 डब्बे में आपने चुटकी बजाते आंसर लिख दिया, बिकॉज यू नो द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पता था तो आपने लिख लिया, इतना आसानी से आप लोग ने ये निकाल लिया। करेक्ट है, सिंपल।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, चाहे वो फ्रीक्वेंसी का हो, माफ कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हो, या फिर जो आपके हिस्टोग्राम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आप पाई डायग्राम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में बिठा लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, बस और कुछ नहीं है। हमने पढ़ाया हुआ है पूरा, यूट्यूब पे भी आप जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2B जो कि होता है सॉल्व द फॉलोइंग अगेन। अब सॉल्व द फॉलोइंग में जनरली ये जो क्वेश्चन नंबर 2B है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चंस आप देखोगे यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड। हमें एक टेबल दिया है, इसमें मोड हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें मोड कैलकुलेट करना है। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेसिक तौर पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप मोड का फॉर्मूला को लर्न कर लो, जो कि टफ फॉर्मूला है। ये यहां पे उन्होंने दे रखा है, जो कि L इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है, यहां पे इन्होंने वो चीज दे रखा है, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं L प्लस, ठीक है, L प्लस, ठीक है, मोड का फॉर्मूला है, ठीक है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले के लिए हमें बाकी सबके वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें टेबल्स को प्लॉट करना होता है। टेबल्स कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास। क्या लिखते हैं? क्लास। अब क्लास कितना दिया हुआ है, यहां पे आप क्या करो, टेबल बना लो सबसे पहले, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, कुछ टेबल्स को इस प्रकार से मैं प्लॉट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स को प्लॉट करेंगे, ये क्लास। अब देखो हमेशा एक चीज और आप चेक कर सकते हो कि जो क्लास होता है वो क्लास का इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाओ। कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस, जैसे मैंने बताया आपको। अगर यहां पे मैं पहले लिख लूं, पहले यहां पे मेरे को लिखने दो क्लास जितने भी है, 1 से लेके 10 है, फिर 11 से लेके 20 है, फिर 21 से लेके 30 है, उसके बाद 31 से लेके 40 है, एंड लास्ट में है 41 से लेके 50। यहां पे हमने वो वैल्यूज जो है वो लिख दिया, ठीक है। बहुत सिंपल बच्चे, सिंपल। यहां पे कोई आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा पार्टीशंस क्रिएट कर देता हूं ताकि आप लोग के लिए वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे लोग? बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसे हमने पूरा पूरा पढ़ाया भी आप लोग को। अब थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालना। ये हो गया क्लास। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 से 10 है, अब 10 तक है तो इधर इधर भी 10 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो 1 से 10, 10 से 20 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये गड़बड़ किया है लोग ने, मतलब कंटिन्यूअस क्लास नहीं दिया। तो हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पे मैं लिखूंगा कंटिन्यूअस क्लास। क्या लिखूंगा? कंटिन्यूअस क्लास। अब कंटिन्यूअस क्लास क्या होता है, इसमें हम लोग को क्लास को कंटिन्यू बनाना पड़ता है। कैसे बना सकते हो आप कंटिन्यू? देखो बहुत इजी प्रोसेस है कंटिन्यू बनाने के लिए। क्या प्रोसेस है कि ये जो क्लास होता है ना, उसका जो लोअर टर्म होता है जिसको L बोलते हैं, लोअर टर्म या हाईएस्ट टर्म, तो लोअर टर्म जो होता है उसको 0.5 से कम कर दो और हाईएस्ट टर्म का 0.5 से बढ़ा दो। ये हमने पढ़ाया हुआ, आपको याद रखना। कभी भी क्लास अगर कंटिन्यूअस नहीं है और आपको क्लास कंटिन्यूअस बनाना है तो आपको सबसे पहला वैल्यू को 0.5 से कम कर देना है और दूसरे वाले वैल्यू को 0.5 से बढ़ा देना है। तो ये 1 जो था ये 1 है, 1 को 0.5 से कम कर दो तो ये हो जाएगा 0.5, 1 बन गया 0.5, बीच में डैश मतलब 2, और ये 10 बन जाएगा 10.5। मतलब मैंने इसमें 0.5 कम किया, इसमें 0.5 बढ़ा दिया, बैलेंस हो गया। इधर कम किया तो इधर बढ़ा दिया, सेम। अब 10.5 है तो ये देखो ये 11 है ना, 11 का भी 0.5 कम कर दूंगा तो ये 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10.5 10.5 ये हो गया ना कंटिन्यूअस। तो सिंपल अभी लिखते जाओ, डायरेक्टली लिखते जाओ, आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये 20.5 है तो यहाँ पे भी 20.5 आएगा, और ये 30 है तो ये हो जाएगा 30.5। ये 30.5 है तो इधर भी 35.5 रहेगा, 30.5 रहेगा। यहाँ पे 40 है तो ये हो जाएगा 40.5। ये 40.5 है तो यहाँ पे भी 40.5 रहेगा डैश, और ये 50 है तो ये हो जाएगा 50.5। समझ में आ गया? ये हमने क्या बना दिया, क्लास को कंटिन्यूअस बना दिया। अब एक बार जब आप क्लास को कंटिन्यूअस बना लेते हो तो आपको एक आखिरी चीज लिखनी होती है, जो कि होती है फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको दी हुई है। क्या लिखनी है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो फटाफट से फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। देखो यहां पे ध्यान से देखना बच्चे लोग, बहुत इजी लगेगा आप लोग को। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये होती है फ्रीक्वेंसी 2 3 5 7 1, 2 3 5 7 और 1। ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है जो फॉर्मूला आपको दिया है, तो मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मोड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो भी चीज है वो चाहिए। लेकिन इसके पहले ना हमें ये जो F0 है, ये F1 है, ये हमको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले यहां पे आपको निकालना होता है मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं कहां लिखूं, साइड में लिखूं क्या, चलो मॉडल क्लास। मुझे बताओ मॉडल क्लास क्या है। यहां पे जैसे मैंने आपको सिखाया था, मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। यहां पे अगर नजर डालोगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 7। ये 7 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो क्लास है 31 से लेके 40 वाला, ये आपका क्या रहेगा, मॉडल क्लास रहेगा। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, दैट इज 31 से 40। करेक्ट है। मॉडल क्लास क्या बन गया,
क्या बन गया 31 से 40। लेकिन आप लिखोगे कौन सा, ये क्लास लिखोगे कि ये क्लास लिखोगे, क्योंकि आपने ये क्लास तो आपको देने के लिए था, लेकिन आपने बनाया है कंटिन्यूअस क्लास, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो 30.5 से लेके 40.5 दिस इज योर कंटिन्यूअस क्लास। तो आप मॉडल क्लास लिखोगे ये, ठीक है। क्या लिखोगे, दैट इज ये वाला वैल्यू 30.5 से लेके 40.5, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। एक बार जब मॉडल क्लास आपको पता चल जाता है, मॉडल क्लास जब आपको पता चल गया ये आपका मॉडल क्लास है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मेरा f0 का वैल्यू, f1 का वैल्यू और f2 का वैल्यू। तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका क्या बन जाता है दोस्तों, वो आपका बन जाता है f1। क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी 1 बन जाता है, दैट इज f1। उसके पहले वाला क्या बन जाता है, f0, और f1 के बाद वाला जो बन जाता है वो बन जाता है f2। अब आपको सब वैल्यू पता है, आपको मॉडल क्लास में से ये मिल गया मॉडल क्लास, तो L का वैल्यू मिल गया आपको, ये L का वैल्यू होगा दैट इज 30.5, ठीक है। आपको f0 का वैल्यू मिल गया 5, ठीक है। आपको मिल गया f1 का वैल्यू 7, आपको मिल गया f2 का वैल्यू 1। साथ ही में h होता है एक, h मतलब होता है दैट इज नथिंग बट द मॉडल क्लास का डिफरेंस। तो h इज नथिंग बट इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अगर मैं मॉडल क्लास दोनों का गैप की बात करूं तो 30.5 से लेके 40.5 के बीच में गैप कितना है, माइनस कर दो, 40.5 माइनस 30.5 10। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल यहां पे कितना है, h का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10। ये आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था ये फंडा, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी फंडा था। चलो थोड़ा और अच्छे से कर देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, अब एक आखिरी पड़ाव बचा हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन टाइम लेता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं टाइम लेने के लिए, ताकि आप लोग का टाइम मैनेजमेंट स्किल चेक किया जा सके। एग्जाम है ना आपका, तो एग्जाम हर तरीके से होना चाहिए, सिर्फ मैथ्स का एग्जाम नहीं, वहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट का भी एग्जाम है, ठीक है। 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने बोला कि आपके पास सब वैल्यू है अभी, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे हमारा फॉर्मूला डालता हूं। क्या फॉर्मूला है, मोड कैलकुलेट करने का, देखो यहां पे, तो मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला दैट इज L प्लस क्या है, f0 माइनस f1 अपॉन 2f0 माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, ये मैंने यहां पे लिख दिया बस, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। L का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो L का वैल्यू मुझे पता है, देखो L का वैल्यू 30.5 है, लिख दिया मैंने 30.5, ठीक है, क्लियर। प्लस प्लस करना है f0 माइनस f1, f0 कितना है 5 और f1 है 7, ठीक है। क्या करना है, f0 f1 माइनस f0 कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, या फिर यही फॉर्मूला रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, ठीक है। फॉर्मूले में कुछ चेंजेस है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूले में इन्होंने कुछ तो चेंजेस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे f1 माइनस f0 करेंगे, यहां पे f1 माइनस f0 माइनस f2, ये बराबर है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, वी हैव टू करेक्ट इट ना, वी हैव टू करेक्ट इट द फॉर्मूला, ठीक है। f1 माइनस f0 माइनस f2, अब हमने करेक्ट कर लिया, तो यहां पे भी हम लोग करेक्ट कर लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, हो जाती है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 माइनस f2, तो देखो f1 माइनस f0, f1 कितना है 7, तो 7 माइनस 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय f1 कितना है 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस f0 कितना है दोस्तों, f0 है 5, ठीक है, माइनस f2 कितना है 1, ठीक है, और ये पूरा मल्टीप्लाई करना है आपको 10 के साथ। समझ में आ रहा है, करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल है। अब यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन ये 30.5 वैसे का वैसे ही रहेगा, देखो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, बीच में प्लस था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहां पे अगर आप देखोगे 7.7 माइनस 5 2 हो जाएगा अपॉन 14 माइनस 6 दैट इज 8, ठीक है, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 30.5 प्लस 2 10 20 बाय 8, 20 को 8 से डिवाइड जब करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 2.5, ठीक है। अब 30.5 को 2.5 से प्लस कर लो तो आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 33। तो दिस इज योर आंसर, यानी कि फाइनली जो आपको मोड पूछा था कितना आ गया 33। तो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर, यू कैन लुक, ठीक है, ओके, चलो क्लियर, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। मोड 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता नहीं 3 मार्क्स के लिए पूछेगा मोड, लेकिन मेरे हिसाब से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3A है, और जैसा मैंने आपको सिखाया है क्वेश्चन नंबर 3A में भी आपको एक्टिविटी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि जहां जहां बॉक्सेस बनाए जा सके। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। अगर आप ध्यान दोगे 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन निकालना है लेकिन डायरेक्ट मेथड से, फॉर्मूला वही होता है दैट इज समेशन ऑफ fi xi अपॉन fi। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये पूरा क्लास दिया हुआ है आपको, ये क्लास मार्क है, तो क्लास मार्क दैट इज मिडल होता है, तो 1000 और 2000 का मिडल 1500, 2000 और 3000 का मिडल होता है 2500, लिख दिया।
बाकी सब तो दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा fi और xi, तो fi xi का मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माफ करना, ये fi है ये xi है ना, तो fi xi मल्टीप्लाई करो, इन दोनों मल्टीप्लाई किया ये आया, 45 को 2500 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ठीक है। 3500 को 50 से मल्टीप्लाई करो, तो 3500 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है दोस्तों। अगर आप ये चीज को देख रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो कि आप लोग को फेस करना होता है, क्योंकि कैलकुलेशंस कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। तो 3500 को अगर आप देखोगे, ठीक है, 3500 को आप मल्टीप्लाई कर लेना किसके साथ, 50 के साथ। 35 फाइजा कितना होता है, 35 फाइजा होता है 175, करेक्ट है, 35 फाइजा 175, तो ये 175,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4500 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 135,000 हो गया। इन सभी को प्लस कर लेना, देखो ये सबमिशन ऑफ fi xi मतलब ये सभी को प्लस करना होता है, इसको 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 इसको, ये चारों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा जो कि है 4,60,000, ठीक है, 4,60,000, ये हमें इतना वैल्यू मिल गया। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमें तो पूछा है मीन कैलकुलेट करो डायरेक्ट मेथड से, फॉर्मूला वी नो दैट इज मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ, क्या होता है, समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi, ठीक है। क्या है फॉर्मूला fi xi का, टोटल वैल्यू कितना निकाला आपने, 4,60,000, तो ये जो बॉक्स बना है इसमें आप लिखोगे 4,60,000, इसको डिवाइड करना है 150 से, तो डिवाइड कर लो 4,60,000 को 150 से डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 3066.66 रिकरिंग। दिस इज योर आंसर, करेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर, 3066.6667 कर लो तो ज्यादा बेटर है। तो ये आपका आंसर इस प्रकार से आ सकता है, करेक्ट, सिंपल। देखो कितना इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खासकर एक्टिविटी में, तो दुआ करो कि यार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से, तो यार कितना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, और बहुत अच्छे से 3 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, वही लगने वाला है, बाकी तो पूरा दिमाग का खेल है। आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिस जितना हो सके कर लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम जाएंगे, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शंस नहीं रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं रहेगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें बोल रहा है ड्रॉ द हिस्टोग्राम, देखो ये क्वेश्चन में हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है, और जैसे कि आप जानते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको 2 चीज का ख्याल रखना है। सबसे पहले ख्याल ये रखना है कि जो भी आपका क्लास दिया है क्या वो कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बना दो, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, लोअर लिमिट को 0.5 से कम करके और अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा के। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 40 से 50 दिया है, फिर 50 से 60 तो कंटिन्यू हो गया, 60 यहां पे भी 60 टू 70, 70 70 टू 80, 80 टू 90, मतलब ये क्लास कंटिन्यू है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा आप हिस्टोग्राम जो है वो आप बना सकते हो। तो चलो हिस्टोग्राम हम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे चाहिए मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। क्या चाहिए मुझे हिस्टोग्राम बनाने के लिए, मेरे पास चाहिए मुझे एक्स एक्सिस और मुझे चाहिए एक वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने बनाया। अब थोड़ा सा देखो मेरे को टाइम दे देना, क्योंकि यहां पे क्या होता है, एक क्रिंक बनाना होता है, कभी भी याद रखना, आप हिस्टोग्राम जब भी ड्रॉ करते हो तो एक क्रिंक बनाना होता है, इसको बोलते हैं क्रिंक, जो कि आपको बताता है दैट इज देयर इज नो ऑब्जेक्शन बिटवीन द फर्स्ट इंटरवल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो ये आपका यहां पे पहला रख लो, कितने का गैप रखा मैंने, 1 2 3 4 का, तो यहां पे भी इधर पे, ठीक है, यहां पे भी इधर पे, यहां पे भी इधर पे, यहां पे भी इधर पे, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, तो यहां पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या बनाया है, जो कि है वेजेस, तो आप लिख सकते हो यहां पे वेजेस, एक्स एक्सिस पे हमने बनाया है वेजेस, ठीक है। अब ये रहा आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप क्या बनाओगे, वर्कर्स बनाओगे, वर्कर्स दिए हुए 3 8 12 16, ठीक है। हाँ यहां पे नंबरिंग नहीं किया ना मैंने, नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, एक सेकेंड। अब ठीक है, चलो अब शिफ्ट कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे वेजेस लिखा, लेकिन नंबरिंग तो करना पड़ेगा ना, तो नंबरिंग कर लेता हूं मैं फटाफट से। चलो क्या करूं नंबरिंग में, देखो ये है 40 से लेके 50, 50 से 60, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे लिखूंगा 40, उसके बाद ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90, और यहां पे अगर एक और होता तो ये होता था 100, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ।
अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, जो आखिरी चीज बताने जा रहा हूं, वेजेस में थोड़ा अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चे, जैसा मैंने अगेन आपको बताया, एक चीज क्या बताया कि हमने यहाँ पे वेजेस डिजाइन कर लिया जो कि 40 से 50 था, 50 से 60 से ऐसा डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स बनाना है, तो टोटल ऐसे 12 है। टोटल कितने हैं, लास्ट हाईएस्ट कितने हैं, 12। मतलब इस लाइन में मुझे 12 तक करना है, तो मैं एक एक करके करता हूं। समझ लो कि यहां पे मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। मैंने थोड़ा सा 12 तक किया हुआ है, ठीक है। इसका नाम मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने थोड़ा अपने हाथ से किया है, इसके लिए बच्चे थोड़ा अनइवन है, लेकिन अगर आप अपने स्केल की हेल्प से, जो कि प्रॉपर ग्राफ में, ग्राफ पेपर में बनाया जाता है इसको, तो ग्राफ में अगर बनाओगे प्रॉपर स्केलिंग करके, सम यू हैव टू राइट सम स्केल ओवर देयर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस यूनिट और 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर, यू हैव टू राइट सम स्केल ओवर देयर, ठीक है, ऑन एन एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। बट I have to teach you concept, that's why I am here, ठीक है, I am teaching you only the concept part। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हिस्टोग्राम कैसे बनता है, एक तो मैंने y एक्सिस बना दिया, इसमें वेजेस था तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, दिस इज योर नंबर ऑफ वर्कर्स वाला पार्ट, ठीक है। एंड फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द व्हाट, योर हिस्टोग्राम। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, इफ वी हैव कंसीडरिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज 3 एंड फॉर द क्लास इंटरवल 40 टू 50, तो 40 टू 50 से लेके ये कहां तक जाएगा, ये सिर्फ 3 तक जाएगा। 40 टू 50 वाला कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, तो 3 नंबर ये रहा, ठीक है। तो ये 40 से लेके 50 जो है ये कहां तक जाएगा, मैं स्केल ले लेता हूं, 40 से लेके, एक सेकेंड, ये कहां तक जाएगा, 40 से लेके सिर्फ 3 तक जाएगा, तो 3 तक गया, यहां पे टर्न मारो, यू टर्न मारो और यहां से इसको नीचे लेके आओ 50, तो ये बन गया एक आपका बिल्डिंग बनाना, हिस्टोग्राम इज नथिंग बट योर बिल्डिंग। तो 40 टू 50 का कहां तक है, 3 तक है। उसके बाद 50 टू 60 का 8 तक है, तो ये 50 टू 60 है, यहां से बनेगा, लेकिन कहां तक बनेगा, 8 तक बनेगा। तो आप 8 तक बनाना चाहते हो तो 60 वाला पार्ट ले लो, ठीक है, यहां से स्केल ले लोगे, कहां तक जाओगे, 8 तक। 8 तक कहां है, यहां तक, यहां पे मेरा 8 है, ठीक है। सेम ये वाला भी कनेक्टेड रहेगा, तो इसको आप इस प्रकार ले लो और यहां से ज्वाइन कर लो, ठीक है, बन गया आपका बिल्डिंग दूसरा। उसके बाद 60 टू 70 का 12 तक है, तो 60 टू 70 का जो प्लॉट है वो 12 तक जाएगा, ठीक है। तो 12 तक बनाना है आपको, 12 आपका हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है, यहां तक, बस इसको आप कनेक्ट कर लो, बन गया आपका, बन गया, ये भी हो गया 60 टू 70। नेक्स्ट 70 टू 80, तो 70 टू 80 कितना है, 6 तक है, तो 6 तक यहां पे आप देखोगे तो ये आपका 70 टू 80 वाला पार्ट, ठीक है, 6 तक, इसको भी ज्वाइन कर लो, ये बन गया आपका 70 टू 80। और 80 टू 90 में ये जो 80 टू 90 कॉलम है इसमें सिर्फ 4 तक जाना है, तो 4 तक जाना है, तो 80 टू 90 में सिर्फ 4 कहां तक है, यहां तक है, ठीक है, ये वाला पार्ट, बस ज्वाइन कर लो, बन गया आपका। तो दिस इज योर हिस्टोग्राम, दिस बिल्डिंग रिप्रेजेंट योर हिस्टोग्राम, दैट इज ऑल द क्लास इंटरवल्स जो था 40 टू 50 वाला, 50 टू 60 वाला, जो भी है ये हमने उसके नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से बना लिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हिस्टोग्राम बोलते हैं, करेक्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3B, जो कि आपके लिए अगेन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, आराम से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बहुत बेसिक तरीका है। बाकी जो स्केल आपको लिखना है वो यहां पे आप लिख सकते हो, यू हैव मस्ट राइट स्केल ओवर देयर, स्केल आपको लिखना जरूरी है ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस। आपने कितना लिया, क्योंकि मैंने तो रफली लिया है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, नॉर्मल लिया है मैंने, लेकिन आप लोग यू हैव टू टेक विद प्रॉपर मेजरमेंट्स एंड एक सुंदर दिखना चाहिए, उसके हिसाब से स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप समझते होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है हमारा हॉट्स क्वेश्चन, जो कि आउट ऑफ द सिलेबस यू कैन से और आउट ऑफ द बुक यू कैन से, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, थोड़े जिद्दी क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या है, 4 मार्क्स के लिए पूछा यार, तो 4 मार्क्स तो ऐसे कोई देगा नहीं, तो यार चलो करते हैं। हमें पूछा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, फाइंड द मीन बाय, मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। क्लियर हो गया, हमें क्या करना है, मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड याद है, यू बार जी वाला आ जाएगा, एज्यूम मीन करना पड़ेगा, वही वाला सेम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। अब यहां पे जो कंटेंट दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्लास। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्लास है, ठीक है, लिख लो क्लास, क्लास है ना हमारे पास, है कि नहीं, क्लास है, ओके। क्लास कितना दिया हुआ है, 10 से लेके 15 दिया हुआ है,
उसके बाद 15 से लेके 20 दिया हुआ है, 20 से लेके 25 दिया हुआ है, 25 से लेके 35 दिया हुआ है, सॉरी 25 से 30 दिया हुआ है, माफ करना, 30 से 35 दिया हुआ है, 30 से 35 दिया हुआ है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 35 से लेके 40 दिया हुआ है, 35 से लेके 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में भी पार्टीशंस कर लेते हैं, सिंपल। चलो लेट्स डू इट। ओके ओके ओके, ओवर हियर ऑल्सो, यहां पे भी दे सकते हो और एक यहां पे दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने इतना सब लिख लिया। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, क्लास को मैंने इस कलर से लिख लिया। अब क्लास के बाद हमेशा याद रखना, जब स्टेप डेविएशन मेथड हम कर रहे होते हैं तो क्लास के बाद जो अगला कॉलम आता है वो होता है आपका क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक्स आई से डिनोट करते हैं। चलो फटाफट से हम इस क्लास मार्क को भी बना लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्लास मार्क को हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर आप चेकआउट करोगे क्लास मार्क यानी कि एक्सआई, अब एक्सआई मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू का, दैट इज नथिंग बट योर क्लास मार्क, यानी कि दैट इज द मिडल टर्म, और वी कैन से इट एज द वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो ये 10 से 15 है, इसका आधा कितना हो जाएगा बताओ? 10 से 15 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 15 से 20 का कितना हो जाएगा? 17.5। ठीक है, इसका 20 से 25 का कितना हो जाएगा? 22.5। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 27.5। देखो बहुत सिंपल है ना, 30 और 35 का 33.5। ठीक है, सॉरी 32.5, माफ करना, 32.5, और लास्ट में 35 से 40 का हो जाएगा 37.5। ये मैंने ले लिया। अब आपको याद होगा कि whenever we are doing the step deviation method, first of all after writing your class mark you have to assume a mean। एक आपको मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, किसको मानूं बताओ? चलो मैं मान लेता हूं मीन को। ठीक है, मिडल वाला, हमेशा ज्यादातर वही मैं आसपास ही लेता हूं, तो थर्ड वाला या 27.5 ले लेता हूं, इसको मैं एज्यूम मीन मान लेता हूं। तो ये मेरा ए हो गया, दिस इज माई एज्यूम मीन। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, जब भी आपने इस टेबल को बना रहे होते हैं तो क्लास मार्क बनाने के बाद आपका जो कॉलम आता है वो आता है आपका, दैट इज डी आई निकालने का पार्ट। तो डी आई जो होता है वो क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, दिस इज योर फॉर्मूला। डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए ना। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं, अब डालते हैं इसमें वैल्यू। ये डी आई निकालना है तो ये एक्स आई जो है इसको ए से माइनस करना है। ए हमारा कितना है? 27.5। अब मुझे बताओ 12.5 को 27.5 से माइनस कर दो, तो 12 में से 27.5 किया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। लेकिन कौन सा 15 बचेगा? -15 बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? -15 आ गया। ठीक है, वैसे ही 17.5 को 27.5 जो कि ए माना हुआ है मैंने, 17.5 को 27 से माइनस करोगे तो -10 आ जाएगा। 22.5 को 27.5 से करोगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 27.5 ये है, खुद ही है, और उसको भी 27.5 से ही माइनस करना है तो 0 आ जाएगा। 32 को माइनस करोगे 32.5 का तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? ये आ गया आपका डी का वैल्यू। ठीक है, अब देखो जैसे हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है यूआई का। अगर आपको याद होगा तो यूआई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी, और जी का मतलब होता है जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ, ठीक है, दिस डी का वैल्यू। तो मुझे बताओ कि ये सभी में सबसे कॉमन हाईएस्ट डिवीजर कौन सा है? तो यहां पे आप देखोगे तो ये 5 के टेबल में जाएगा, ये भी 5 के टेबल में, ये तो जाएगा ही, ये भी, मतलब 5 का टेबल इज कॉमन, तो 5 इज माय जीसीडी। तो यहां पे मैं मान लेता हूं, साइड में लिखने का जगह नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इसको मैंने क्या मान लिया, जी को मेरा 5 मान लिया। ठीक है, अब मुझे पता जी मेरा 5 है, डीआई का वैल्यू मुझे पता है, तो यूआई का मतलब यूआई वैल्यू निकाला ना, यहां पे जो वैल्यूज आएंगे वो यूआई के वैल्यू आएंगे। तो डीआई ये सब है, इसको मुझे जी से डिवाइड करना है, और जी का वैल्यू मेरा क्या है? 5। ठीक है ना, जी का वैल्यू मेरा 5 है, तो -15 था, सॉरी -15 जो था ये वाला डी आई है, इसको मैं जी से डिवाइड करूंगा, जी कितना है मेरा? 5, तो ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार -10 डिवाइड बाय 5 यानी ये हो जाएगा -2, उसी प्रकार -5 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा -1, 0 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 0, 5 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 1, एंड 10 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा, आ गया मेरा यूआई का वैल्यू, सभी का वैल्यू यूआई का वैल्यू आ गया। अब जब हम यूआई का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हमें जो क्वेश्चंस में दिए होते हैं वो लिखना होता है हमें, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्या है बताओ फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन ओवर हियर?
फ्रीक्वेंसी 5 6 8 लिख दो यहां पे, 5 6 8 12 6 3 12 6 3 सबके सामने उसका उसका फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब एक आखिरी कॉलम होता है जिसमें ये जो fi होता है उसको ये ui का जो वैल्यू आया है उससे मल्टीप्लाई करना होता है और उसको हम लोग सबमिट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो एक आखिरी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं fi मल्टीप्लाई बाय ui। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लिया। अब इसमें वैल्यूज को पुट ऑन करता हूं मैं। चलो फटाफट से fi को ui से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12 -1 मल्टीप्लाई बाय 8 -8, दिस विल बी 0, दिस विल बी 6 एंड दिस इज आल्सो 6। ठीक है, अब दो चीज निकालना होता है, तो ये समीशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समीशन ऑफ fi जिसको n भी बोला जाता है, प्लस कर लो 5 6 11 प्लस 8 19 31 और 9 40, तो ये आ गया 40 और इसको प्लस कर लो -15 -12 -27 -35 -35 29 और ये 23 आ जाएगा। मतलब हमारा जो सबमिशन ऑफ FIUI जो आ रहा है वो आ रहा है 23। ये आ गया 23। ये इतनी वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस तरीके का कॉलम प्रिपेयर कर लिया, ये दिख रहा है आपको क्लियर, में थोड़ा साइड हटता रहूंगा बीच बीच में, तो ये आपको दिख रहा होगा। ये आपने क्या प्रिपेयर कर लिया, ये आपने प्रिपेयर कर लिया एक आपका टेबल। ठीक है, अब यही टेबल के बदौलत हम आपके लिए सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपका क्या कैलकुलेट करना है, आपको मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में मीन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन जो कैलकुलेट होता है दोस्तों, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार मल्टीप्लाई बाय g, u बार मल्टीप्लाई बाय g। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आपका ये a तो आपको पता है, एज्यूम मीन जो आपने माना है, g भी आपने माना है 5। ठीक है ना, लेकिन u बार नहीं मालूम है, तो इसके पहले हम लोग को u बार निकालना पड़ेगा। तो u बार कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि u बार कैलकुलेट होता है समीशन ऑफ FIUI जो आपने निकाला टोटल डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI से। तो आपने FIUI अभी अभी निकाला है जो कि है 23। ठीक है, 23 है ना, जो कि -23 एक्चुअल में मैंने माइनस नहीं लिखा वहां पे, ये -23 आएगा। ठीक है, दिस इज योर -23। ठीक है, क्या है -23, तो यहां पे आपका -23 होल डिवाइडेड बाय FI का वैल्यू आपने निकाला है जो कि 40 आ रहा है, 40 आ रहा है ना FI का वैल्यू, देखो 40 आ रहा है FI का वैल्यू। अब इन दोनों को डिवाइड जब करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, तो 23 को 40 से आप डिवाइड कर लो तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, जो कि वैल्यू हमने निकाल के रखा है जो कि है 0.575। ठीक है, माइनस पहले से ही था, तो 0.575 इज योर आंसर ऑफ u बार। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा पुट u बार इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें मैं डालता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा हम लोग को, x बार का वैल्यू मिलेगा। तो x बार यानी मीन, यही मीन है ना हमारा, तो मीन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार। तो a का वैल्यू हमने क्या माना था, देखो a का वैल्यू हमने 27.5 माना था, तो a की जगह पे 27.5 लिख लिया। ठीक है, प्लस बीच में प्लस है ना फॉर्मूले में, प्लस। ठीक है, u बार मल्टीप्लाई बाय g, तो u बार अभी आपने निकाला जो कि है -0.575, ये आपका u बार है। और g का वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो आपने g का वैल्यू क्या लिया है, 5 लिया है, तो यहाँ पे g मतलब 5 का वैल्यू है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये 27.5 तो पहले से ही है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 0.575 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि है दोस्तों 2.875। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2.875, लेकिन कैसा मिला, ये माइनस है तो इसके वजह से माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 27.5 को 2.875 से माइनस कर दो तो आपको मीन जो है इसका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसका वैल्यू आ रहा है 24.625। कितना आ रहा है, 24.625। कैलकुलेट करके आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। दिस इज योर फाइनल आंसर, यू हैव टू कैलकुलेट। सिंपल, इट वाज सो सिंपल एक्चुअली। एंड इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो इट विल गिव यू एटलीस्ट 4 मार्क्स। नॉर्मल नहीं है, it will give you 4 marks if you calculate like this. You have to prepare chart also, you have to calculate, you have to show some calculations also, and definitely you will get your dream marks, that is out of 4 marks. ठीक है, करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, अब जाते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस कुछ पाई डायग्राम, पाई चार्ट आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, अब ये पाई डायग्राम, पाई चार्ट जो होते हैं इसमें कई सारी चीजें पूछते हैं, तो आपको यहां पे क्या पूछा है वो चेकआउट करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू लुक आउट हियर, 120 स्टूडेंट्स आर ऑफ 10th स्टैंडर्ड। इमेजिन योरसेल्फ ओनली दैट यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, नो। तो इफ देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, ठीक है, एंड उसमें से
15% ऐसे लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, पसंद करते हैं। 37%, मैं तो इसमें आ जाऊंगा भाई 37% वाले क्रिकेट खेलते हैं। 25% लोग हॉकी खेलते हैं, 10% लोग कबड्डी खेलते हैं और 13% ऐसे हैं जो खो खो खेलते हैं। क्वेश्चन पहला क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर द ऑल ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड हियर, दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले टेनिस। तो हियर द परसेंटेज ऑफ टेनिस इज 15%। तो 15% लोग, तो आप यू कैन से इट एज 15% स्टूडेंट लाइक टेनिस। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले, ठीक है। सिर्फ इतना अगर लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले टेनिस। तो वी नो ओनली 15% ना, बट वी नो दैट टोटल स्टूडेंट इज 120। वी नो दैट देयर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स। तो बाय मींस ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज वी नो इफ देयर आर 15% स्टूडेंट ना, 15% स्टूडेंट है तो 15% को कैसे लिखेंगे? 15/100 लिखेंगे। और कितने स्टूडेंट है टोटल? 120 स्टूडेंट है। डिवाइड कर लो, 0 0 कैंसिल। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? 15 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करूं, 15 180 हो जाएगा। 180 डिवाइड बाय 10 यानी कि 18 स्टूडेंट। तो टोटल 18 स्टूडेंट हो जाएंगे। ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। तो 18 स्टूडेंट लाइक टू प्ले टेनिस। 18 स्टूडेंट लाइक टू प्ले टेनिस, बहुत सिंपल, क्लियर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move on to second question. Second question, what is given here is what will be the central angle for Kho-Kho? Where is Kho-Kho? Check it out. Where is Kho-Kho? This is the Kho-Kho. 13% student is given. We have to calculate the central angle. This is known as the central angle part. And we know the formula for calculating the central angle, that is theta is equal to number of score upon total number of score multiplied by 360. This is the formula for by means of which we had calculated the central angle. So if you want to calculate here central angle also, तो हम लोग क्या करना पड़ेंगे? central angle लिखेंगे हम लोग। central angle खो-खो टोटल परसेंटेज, सॉरी कितने खो-खो को परसेंटेज कितने मिले हैं? 13% मिले हैं। टोटल परसेंट कितने होते हैं? 100 होते हैं। कितने हैं टोटल? सॉरी क्या निकाल रहे हैं? थीटा निकाल रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल निकाल रहे हैं। तो टोटल एंगल कितने होते हैं? 360 होते हैं। कर लो डिवाइड, 0 0 कैंसिल। 13 1.3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3.36 कर लो 1.3, तो ये हो जाएगा 46.8। हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हो जाएगा 46.8। तो ये आपका आ गया 46.8 डिग्री, मतलब ये डिग्री जो होगा वो 46.8 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपने निकाल लिया। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, निकाल लिया। सेंट्रल एंगल 46.8 होंगे खो-खो के लिए। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं, चलो फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी। कबड्डी कितने लोग खेलते हैं? तो 10% है, तो 10% स्टूडेंट लाइक कबड्डी, ठीक है। लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑल्सो। तो 10% है मतलब 10/100 होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने थे? 120 स्टूडेंट थे। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 बचा, मतलब 12 स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी, खत्म, क्लियर। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं पाई डायग्राम के ऊपर, मजा आ जाता है सॉल्व करके, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये हमारा टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर जो मुझे लगे, अलग अलग तीनों टाइप के मीन भी हमने पढ़ा दिया, एक मीडियन का क्वेश्चन भी पढ़ा दिया, मोड का क्वेश्चन भी पढ़ा दिया, अलग अलग टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग टाइप के एक्टिविटी क्वेश्चन, कुछ हॉट्स क्वेश्चन, इस तरीके से। तो हमने ये सभी चीज करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।